क्या दोस्तों आपको पता है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? हाल ही में मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 9 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मिशन शक्ति विभाग कौन शुरू करेगी? मिशन शक्ति विभाग शुरू करने जा रही है ओडिशा सरकार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा सरकार मिशन शक्ति विभाग शुरू करने जा रही है। और हाल ही में 8 मार्च को हमने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इसी के अवसर पर यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ओडिशा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर 8 मार्च 2020 को मिशन शक्ति को एक विशेष विभाग बनाने की घोषणा की गई थी। और यह घोषणा किसने की है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने, और इसे राज्य कैबिनेट में अनुमोदन भी मिल गया है। और मिशन शक्ति विभाग शुरू करने का उद्देश्य क्या है? स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के प्रयोजन से की जा रही है ताकि बेहतर तालमेल कायम हो सके और कार्यों के दोहराव से बचाया जा सके। मिशन शक्ति विभाग 1 अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देगा। आखिरकार 1 अप्रैल को ही क्यों कार्य करना शुरू कर देगा? क्योंकि 1 अप्रैल को ओडिशा अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। और इसीलिए मिशन शक्ति विभाग 1 अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देगा। मिशन शक्ति निदेशालय, ओडिशा आजीविका मिशन और राज्य शहरी विकास एजेंसी को नए विभाग के तहत लाया जाएगा क्योंकि वे मुख्य रूप से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम करते हैं। विभाग में किसी अन्य विभाग की तरह एक मंत्री और आयुक्त सह सचिव होंगे। और एक कंफ्यूजन पॉइंट भी यहां पर है क्योंकि मिशन शक्ति अभियान और मिशन शक्ति विभाग दोनों अलग अलग राज्यों से है। यदि मिशन शक्ति विभाग की बात आए तो हमें याद करना है ओडिशा राज्य, लेकिन मिशन शक्ति अभियान की बात आए तो यह मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदीय नवरात्र से बासंतिक नवरात्र तक चलने वाले 180 दिवसीय अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। क्या लिखा है? मिशन शक्ति। और यह नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन से जुड़ा हुआ है। और राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और ओडिशा राज्य के बारे में मैं आज आपको आगे बताऊं तो ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 21। ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और ओडिशा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरे कृष्ण महताब। और ओडिशा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन? सर जॉन ऑस्टन। और मैप में देखिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है यह ओडिशा राज्य। जो किन किन राज्यों से सटा हुआ है तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। और यहाँ पर है चिल्का झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। और कोई नए फैक्ट ओडिशा से जुड़े हैं वो आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैत्री सेतु निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? सुर्खियों में रहा है मैत्री सेतु, वो फेनी नामक नदी पर बनाया गया है। भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच यह फेनी नदी पर मैत्री सेतु बनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेनी। लेकिन यह मैत्री सेतु सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी दोपहर 12 बजे इस मैत्री सेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने जा रहे हैं।
यानी कि आप दोपहर पहले यह वीडियो देख रहे हैं तो उद्घाटन अभी बाकी है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद यह वीडियो आप देख रहे हैं तो उद्घाटन हो चुका है। क्या नाम है? मैत्री सेतु। किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है, जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। यह फेनी नदी जहां पर यह बनकर तैयार हो गया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च यानी कि आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। और फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश स्थित रामगढ़ को जोड़ेगा। किन किन स्थान को जोड़ेगा? सबरूम को रामगढ़ से जोड़ेगा। और 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। यानी कि यह जो मैत्री सेतु है इसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर है, जो 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 के चलते यह तैयार होने में काफी देरी हुई है। और मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी प्रतीक है। और यह मैत्री सेतु बनाने की लागत कितनी है? तकरीबन 129 करोड़ रुपए में यह मैत्री सेतु बनकर तैयार हो गया है। कहीं पर 133 करोड़ लिखा है और कोई सोर्सेस पर 129 करोड़ लिखा है। और त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु का निर्माण कार्य किसने किया है? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण कार्य किया है। और इस सेतु निर्माण की नींव वर्ष 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई थी। और भारत सरकार की इस पहल से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूती मिलेगी। और यहां जिक्र किया गया है दोस्तों बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? आपको कैपिटल ढाका और करेंसी टका की बात तो याद है, लेकिन बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परीक्षाओं को एक त्योहार के रूप में मनाना, साथ साथ परीक्षा के समय घर पर सुखद माहौल बनाए रखना, पेरेंट्स की ओर से तनाव मुक्त वातावरण में मुस्कान के साथ परीक्षा देना, यानी कि परीक्षार्थी की ओर से। तो इन सभी उद्देश्य से यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इसमें खास मेहमान होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और इस साल यह कौन सा संस्करण होगा, क्या आपको याद है? चलिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 वर्ष से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस साल का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित किया जाएगा। 2020 की यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, तो उस दौरान दोस्तों एक किताब को भी लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? एग्जाम वॉरियर्स। और एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और इमेज में आप देख सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी, और इस किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ओके, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को सभी अभिभावकों और छात्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आकर दोस्तों या तो आत्महत्या करते हैं या तो कोई और रास्ता अपनाकर अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। तो एग्जाम वॉरियर्स एक महत्वपूर्ण किताब है जो बच्चों यानी कि छात्रों और उनके अभिभावकों को भी पढ़ना चाहिए। और पिछले साल राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2018 के विजेता विक्रम अरसुल, कौन? विक्रम अरसुल हाल ही में सुर्खियों में आए, क्योंकि आकाशवाणी के जरिए विक्रम अरसुल ने, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कर्जत तालुका के रहने वाले हैं, उन्होंने भी यह परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम देखने का जिक्र किया है। और हाल ही में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है और इसका कार्यक्रम आगामी समय में लॉन्च होने वाला है, शुरू होने वाला है। चौथा क्वेश्चन, 2 दिन का गुड़ महोत्सव कहां आयोजित हुआ? 2 दिन का गुड़ महोत्सव आयोजित हुआ
उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवाबों का नगर लखनऊ में यह 2 दिन का गुड़ महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य के गन्ना विकास विभाग द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया और यह आयोजन 6 और 7 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में किया गया। तो यह लोकेशन भी याद रख लो, क्योंकि यदि क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन लखनऊ में कहां पर हुआ, तो याद रख लेना चाहिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। और आयोजन का उद्देश्य क्या है? गुड़ उत्पादक किसानों को उत्तम गुणवत्ता के गुड़ और उसके सह उत्पादक बनाने हेतु प्रेरित करना और इसके औषधीय लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसी उद्देश्य से यह गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यह गुड़ पर ही लिखा है गुड़ महोत्सव। कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में। और 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। 5वां क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दोस्तों हमारे विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में पिछले 10 साल से टॉप पर रही है अंजेला मर्केल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंजेला मर्केल। और अंजेला मर्केल किस देश की चांसलर है? आपको याद है? वेल डन। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। 8 मार्च को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कल ही 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और यह दिन तमाम जगहों पर महिलाओं के हक, उनकी खुशी, सम्मान और सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। और इसी के अवसर पर यह फोर्ब्स द्वारा विश्व की पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में जर्मनी की चांसलर कौन? अंजेला मर्केल लगातार 10वें साल टॉप पर है, लगातार 10 साल से टॉप पर है। और 17वीं एनुअल फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 10 राष्ट्राध्यक्ष, 38 सीईओ और 5 एंटरटेनमेंट महिलाएं हैं। और हमारे भारत की शक्तिशाली महिलाओं की बात करें तो इस सूची में हमारे भारत देश की कौन कौन सी महिलाएं शामिल है? तो देखो, निर्मला सीतारमण जो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री, वो इस सूची में 41वें नंबर पर है। तो रोशनी नादर 55वें नंबर पर है। किरण मजूमदार शो 68वें नंबर पर और लैंडमार्क ग्रुप की चेयरवीमेन रेणुका जगतियानी 98वें नंबर पर है। और भारतीय मूल की कमला हैरिस की बात करें तो इस साल इस सूची में शामिल होने वाली महिला भी बन गई है। कौन? कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन गई है। तो कमला हैरिस फोर्ब्स की लिस्ट में 3रे स्थान पर है और ऐसा पहली बार है जब उनका नाम 100 शक्तिशाली महिलाओं में आ गया है। तो आपको याद रखना है, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति लेकिन भारतीय मूल की है और वो कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब किसने जीता? विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा विश्व सुपर फीदरवेट पुरस्कार जीत लिया है हमारे भारत के एक 21 वर्षीय मुक्केबाज जिसका नाम है लालरिनसांगा तलाव। क्या नाम है? लालरिनसांगा तलाव ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इमेज में आप देख सकते हैं 21 वर्षीय है यह मुक्केबाज। 21 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज लालरिनसांगा तलाव ने आइजोल में 8 दौर के मुकाबले में घाना के एरिक क्वारम किसको हराया है? घाना के एरिक क्वारम को हराकर WBC यानी कि विश्व मुक्केबाजी परिषद का युवा विश्व सुपर फीदरवेट खिताब जीत लिया है। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है, हाल ही में सुर्खियों में रहे लालरिनसांगा तलाव किस इवेंट से जुड़े हुए हैं? तो वो हमारे एक जाने माने मुक्केबाज है और इस मुकाबले को WBC अध्यक्ष मॉरिसियो सुलेमान की मंजूरी हासिल थी और इसका आयोजन भारतीय मुक्केबाजी परिषद IBC की देखरेख में आयोजित किया गया। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के पूर्व महासचिव ब्रिगेडियर PKM राजा भारतीय मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष है। तो यह बात भी याद रख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा गुर्दा डायलिसिस अस्पताल कहां शुरू हुआ? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा
किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल शुरू हुआ है हमारी कैपिटल नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली में। यह हमारे भारत देश का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल शुरू हुआ। लेकिन दिल्ली में कहां पर, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो देखो, देश के सबसे बड़े गुर्दा डायलिसिस अस्पताल का दिल्ली में बाला साहिब गुरुद्वारे में उद्घाटन किया गया। कहां पर उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में बाला साहिब गुरुद्वारे में। इमेज में आप देख सकते हैं, गुरु हरिकिशन आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नाम के इस गुर्दा डायलिसिस अस्पताल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने स्थापित किया है। और 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है और इस अस्पताल में रोगियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा और वो भी फैसिलिटीज हाई क्वालिटी की मिलेगी। तो यह काफी अच्छी खबर है किडनी डायलिसिस के पेशेंट के लिए। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, श्रीकांत मोघे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। तो कोई भी मराठी व्यक्ति है वो इसे पहचानते ही होंगे। श्रीकांत मोघे एक जाने माने मराठी अभिनेता थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता। जाने माने मराठी अभिनेता श्रीकांत मोघे का पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और वे मराठी रंगमंच और फिल्म उद्योग में 50 से अधिक वर्षों तक सक्रिय रहे। जी हां, 50 से अधिक सालों तक इस अभिनेता ने कार्य किया है मराठी नाटक और फिल्मों में। श्रीकांत मोघे मधुचंद्रा, सिंहासन, गम्मत जम्मत, उम्बा रथा और वासुदेव बलवंत फड़के जैसी मराठी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे। 9वां क्वेश्चन, 20 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? 20 लाख से भी अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इस बात का जिक्र किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कोरोना टीकाकरण तैयारियों की समीक्षा की और टीकाकरण के बाद भी किसी तरह की लापरवाही के प्रति सचेत भी किया है। यानी कि आपको कोविड टीका लगाया भी जाए तो भी आपको सचेत रहना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्य में देश में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान होने पर संतोष व्यक्त करते हुए कोविड टीकाकरण की कार्यवाही को पूरी गति से संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि और भी ज्यादा ताकत से टीके लगाए जाए और यह जो 20 लाख का आंकड़ा है वो जल्द ही 40 लाख पर पहुंच जाए। इसी तरह की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी किसने लगा दी? बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है स्विट्जरलैंड देश के द्वारा। और स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है। और स्विट्जरलैंड में इसको लेकर जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें 51% वोटरों ने बुर्का प्रतिबंध करने के पक्ष में वोट किया था और बाद में यह स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह डिसीजन लिया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में स्विस ओपन का फाइनल मुकाबला किसने जीता? स्विस ओपन महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने, जो स्पेन देश की एक जानी मानी बैडमिंटन शटलर है। और कैरोलिना मारिन ने किसको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? हमारे भारत देश के बैडमिंटन शटलर पीवी सिंधु को हराकर कैरोलिना मारिन ने यह खिताब अपने नाम किया है। और पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में हराया था मिया ब्लिच फ्लेड को और कैरोलिना मारिन ने सेमीफाइनल में हराया था पोनपावी सोचुवोंग को। यानी कि यह दोनों सेमीफाइनल में आउट हो गई और फाइनल में आमने सामने भिड़ी पीवी सिंधु और कैरोलिना मारिन। और इनमें से फाइनल मुकाबला जीत लिया है कैरोलिना मारिन ने। तो देखो दोनों को, यह है पीवी सिंधु और यह है स्पेन की कैरोलिना मारिन। स्विस ओपन के फाइनल मैच में पीवी सिंधु को कैरोलिना मारिन के हाथों एक तरफा मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
स्पेन की खिलाड़ी की फुर्ती के आगे सिंधु बेबस नजर आई और सिर्फ 35 मिनट के अंदर 21-12, 21-5 से मैच हार गई और मारिन के खिलाफ यह सिंधु की लगातार तीसरी हार है। और कैरोलिना मारिन के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो कैरोलिना मारिन ने इससे पहले थाईलैंड में आयोजित दोनों सुपर 1000 स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया था और इसी जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज कैरोलिना मारिन ने साल का अपना तीसरा खिताब भी उठाया है। 12वां क्वेश्चन, सिंगोरगढ़ दुर्ग के विकास कार्य की आधारशिला किसने रखी? सिंगोरगढ़ दुर्ग के विकास कार्य की आधारशिला हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखी। इमेज में आप देख सकते हैं और यह है सिंगोरगढ़ का दुर्ग जिसकी विकास कार्य की आधारशिला रखी है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो यह सिंगोरगढ़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंगोरगढ़ दुर्ग के विकास कार्य की आधारशिला रखी और राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के 2 दिन के हाल ही में दौरे पर थे और इस विकास कार्य की आधारशिला रखी है। सिंगोरगढ़ का शानदार और ऐतिहासिक किला जबलपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर दमोह जिले में स्थित है और यह महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से चौथा किला है। यह बात भी याद रख लीजिए। और हमारे इतिहास की बात करें तो सिंगोरगढ़ किला गोंडवाना की रानी दुर्गावती से खास तौर पर जुड़ा है। पर्यटन मंत्रालय ने किले के विकास के लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और सिंगोरगढ़ किला उस समय का सबसे पुराना और सुरक्षित किला था क्योंकि यह विशाल दुर्ग एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक घायल हो गए? कुछ महीने पहले आपको बेरूत धमाका याद होगा, इसी की तरह एक विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई है और 400 से अधिक घायल हो गए हैं। देश का नाम है इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इक्वेटोरियल गिनी के सबसे बड़े शहर बाटा में एक सैन्य अड्डे पर रविवार को शक्तिशाली विस्फोट हुआ और इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक घायल हो गए। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह विस्फोट आखिरकार हुआ क्यों? राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग, इमेज में आप देख सकते हैं, यह है इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग और थियोडोरो ओबियांग के मुताबिक जो धमाके सैन्य अड्डे पर हुए वह डायनेमाइट के इस्तेमाल से जुड़ी लापरवाही के कारण हुए और इसी के कारण 17 लोगों की मौत हो गई और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आग लगने की वजह से यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सुर्खियों में रहा और यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ओडिशा। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है नीलेश पाटनवाड़िया, बगदा महेश, बिनल चौधरी, सोनी विनोद, प्रेमा राम, ओगणिया उत्तम, रवि डोडिया, बॉलीवुड फिल्म नामक कोई एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। आरसी विश्वकर्मा, सोलंकी मनोज, गुरुचंद्रन पंचाल, दिलीप परमार, प्रीतिका पाठक, देसाई राहुल एम, शेरगाद, लवकुश शाह, ठाकुर आशाराम भाई, सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है ओडिशा। और नारायण भाई वेगल, दिनेश भाई परमार, अरुण प्रजापति, संजय कुमार, मनहर डामोर, परमार सुधीर, स्टडी विथ एसपी सैनी नामक कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, बिल्कुल सही आंसर दिया। सोनू कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? हाल ही में हमारे भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज संपन्न हुई और इसी के चलते यह रिकॉर्ड सुर्खियों में आया। घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड अभी भी किसके नाम दर्ज है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक,
व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।